आज की दुनिया के कूटनीतिक अखाड़े में महाशक्तियों के बीच शह और मात का एक ऐसा खतरनाक खेल शुरू हो चुका है जिसने बड़े बड़े जानकारों के भी होश उड़ा दी। G7 शिखर सम्मेलन के भव्य और आलीशान मंच से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने मध्य पूर्व की तपती धरती से लेकर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक जलजला ला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर जो तेवर दिखाए हैं उसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया। ट्रंप के इस सख्त और बदले हुए रुख ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात पर ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। यहां बस अपने अपने हितों की रोटियां सेकी जाती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्वयुद्ध और मैं हूं आपके साथ तानिया। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कभी खुद को इजराइल का सबसे बड़ा पैरोकार, मसीहा और रक्षक साबित करने में 24 घंटे जुटे रहते थे, लेकिन आज उनके सुर पूरी तरह बदल चुके। आज उन्होंने सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खुलकर अपनी गहरी नाराजगी का इजहार कर दिया। ट्रंप का ये गुस्सा, उनकी ये तल्खी और उनका ये बदला हुआ अंदाज इस समय पूरी दुनिया के मीडिया घरानों में सबसे बड़ी और तीखी सुर्खियों के रूप में तैर रहा। इस हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज अगर देखा जाए तो हाई प्रोफाइल विवाद की शुरुआत तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन के गलियारों में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ गुफ्तगू की। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने इजराइल को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज और आत्ममुग्धता से भरा दावा कर दिया जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए। अपनी पीठ खुद थपथपाने की कला में माहिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चिर परिचित अहंकारी अंदाज में कहा कि अगर मेरे बिना इजराइल का वजूद टूट जाए तो वो कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने भरे मन से हुंकार भरते हुए कहा कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर ना होते तो इजराइल अब तक दुश्मन देशों के हाथों पूरी तरह नेस्तनाबूद और तबाह हो चुका होता। ट्रंप ने यह जताने में रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ी कि इजराइल का वजूद और उसकी हिफाजत सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी खैरात और उसके फैसलों की बदौलत ही मुमकिन हो पाए। उन्होंने सीना ठोककर यह दावा भी किया कि जो कड़े और विवादित कदम उन्होंने इजराइल को महफूज रखने के लिए उठाए, वैसा जोखिम उठाने की हिम्मत इतिहास में किसी दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति के बस की बात नहीं। लेकिन ट्रंप की ये जुबानी जंग सिर्फ खुद की तारीफों के पुल बांधने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपने सबसे अजीज दोस्त नेतन्याहू पर तीखे बयानों की तीर छोड़ी। ट्रंप की नेतन्याहू से नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि उन्होंने सरेआम इजरायली प्रधानमंत्री को क्रेजी यानी कि सनकी और पागल तक कह डाला। उन्होंने लेबनान के मोर्चे पर इजराइल की हरकतों को लेकर नेतन्याहू को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी और उनके कान खींचे। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा, वैसे तो बीबी के साथ मेरे ताल्लुकात बेहद शानदार हैं, लेकिन अब वक्त आ गया कि बीबी को लेबनान के मामलों में एक जिम्मेदार नेता की तरह बर्ताव करना होगा। ट्रंप का यह बयान साफ करता है कि लेबनान के मुद्दे पर नेतन्याहू की जो जिद है उसने अब अमेरिका के लिए भी सरदर्द पैदा कर दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। अमेरिका और इजराइल में तनातनी चल रही है। अमेरिका ने ईरान से डील कर ली, लेकिन नेतन्याहू को ये पसंद नहीं आया। नेतन्याहू को ये राहत नहीं, आफत ज्यादा दिख रही है। किस तरह से नेतन्याहू इस डील से बेचैन है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस डील में अमेरिका ने ईरान को कई राहतें देने की बात कही, लेकिन इस डील में नेतन्याहू को कई दिक्कतें हो रही हैं। नेतन्याहू ने कहा डील की बात तो ठीक है, लेकिन अगर इजराइल को कहीं भी खतरा दिखेगा तो इजराइल अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा और हम अमेरिका के डील को नहीं मानते। ट्रंप प्रशासन को यह डर है कि कहीं जिनेवा में हस्ताक्षर होने से पहले ईरान ने या फिर इजराइल ने अगर ईरान या लेबनान में फिर से एक्शन शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा।
वैसे लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। ट्रंप के वार्न करने के बावजूद इजराइल रुका नहीं है। तो क्या फिर से इजराइल शांति वार्ता को डिरेल कर देगा? ट्रंप ने यह तक कहा है कि अमेरिका के बिना इजराइल का अस्तित्व नहीं है। इजराइल ने जवाब दिया है कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। तो क्या अमेरिका इजराइल में दुश्मनी की शुरुआत हो रही है? चलिए सबसे पहले जानते हैं ईरान डील पर इजराइल का रुख क्या है। महाडील ट्रंप का है, इजराइल का नहीं। यह साफ तौर पर जवाब आया है तेल अवीव से। उन्होंने कहा कि उनकी और ट्रंप की राय हमेशा एक जैसी नहीं होती है। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए खुद फैसले लेने में सक्षम है। नेताओं ने साफ किया, समझौता इजराइल का नहीं है। इजराइल अपनी सुरक्षा करने के लिए कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। नेताओं ने कहा, समझौता हो या ना हो, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान को परमाणु हथियार कभी हासिल नहीं करने देंगे। नेताओं ने कहा, सुरक्षा के लिए क्षेत्र में सेना की तैनाती हमेशा रहेगी। गाजा, लेबनान और सीरिया के सुरक्षा क्षेत्रों में जवान मौजूद रहेंगे। यानी कि नेतन्याहू लेबनान से सेना वापस नहीं बुलाएंगे, जो कि डील के खिलाफ है। जबकि अमेरिका ने ईरान के साथ जो डील की है उसके मुताबिक लेबनान में मौजूद सेना को इजराइल को वापस बुलाना होगा। इजराइल ने इसे साफ इनकार कर दिया है। अब नेतन्याहू का रुख तो क्लियर है। ये कहीं से डील में शामिल होते नहीं दिख रहे। नेतन्याहू की आवाज में बगावत है, वो भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका के खिलाफ। असली झगड़ा लेबनान में आकर फंसा हुआ है। डील की अहम शर्त यह है कि ईरान चाहता है कि इजराइल लेबनान से अपनी सेना हटाए और हिजबुल्लाह पर हमले बंद करे। इजराइल ने सीधे मना कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने साफ कहा है कि हम लेबनान, सीरिया और गाजा में सेना वापस नहीं बुलाएंगे। यह इजराइल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से है। हम अपनी सुरक्षा हितों से समझौता नहीं कर सकते। उधर नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि इजराइल खुद को लेबनान वाली शर्त से बाध्य नहीं मानता है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हम किसी भी ऐसे समझौते को नहीं मानेंगे जो हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारी स्वतंत्र कार्रवाई को सीमित करे। यानी कुल मिलाकर समझौते को मानने से इजराइल साफ मना कर चुका है। अमेरिका को आंखें दिखा रहा है इजराइल। इन सब के बीच इजराइल और अमेरिका में एक और वाकया हुआ। बेन गवीर का वीजा अमेरिका ने कैंसिल कर दिया। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन अमेरिकी दूतावास ने उनसे कहा कि अभी आपको वीजा के लिए परमिशन नहीं है। यह बता रहा है कि कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है, अमेरिका वर्सेस इजराइल। बेन गवीर को अमेरिकी दूतावास ने अपने फिंगरप्रिंट देने के बाद कहा कि उन्होंने अपनी अमेरिकी यात्रा रद्द कर दी है। यह कोई साधारण कूटनीतिक खबर नहीं है। यह अमेरिका का संदेश था कि डील के बीच में अगर कोई कूदा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका को लगता है कि इजराइल खेल बिगाड़ सकता है, शांति की राह खराब कर सकता है। उधर वीजा नहीं मिलने के बाद बेन गवीर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता। हम नहीं मानते अमेरिका का समझौता, हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कहते हैं जैसे ही डील की बात सामने आई, इजराइल के भीतर ज्वालामुखी फटा। डील की खबर सामने आते ही इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ भूचाल आ गया। इजराइल के हर राजनीतिक दल के लोग दाएं से लेकर बाएं तक इस डील के लिए इजराइल को दोषी ठहरा रहे हैं और उसका सारा गुस्सा, सारा आरोप एक ही शख्स पर मढ़ रहे हैं। उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक ने इजराइल के सरकारी टेलीविजन पर कहा कि इजराइल के नेतन्याहू के घमंड और अंधेपन की कीमत चुका रहा है। ईरान मजबूत होकर निकला और इजराइल कमजोर होकर निकला है। यह नेतन्याहू की रणनीतिक विफलता है कि वो हार गए हैं। विपक्ष के नेता यायर गोलान ने नेतन्याहू को कमजोर, बीमार और अलग थलग और प्रभावहीन नेता बताया है। यहां तक कि नेतन्याहू के करीबी मीडिया ने भी बगावत कर दी है। इजरायली मीडिया ने ट्रंप को हारा हुआ और जेडी वेंस को कमीना तक कह दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बदला हुआ रूप इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब अपने फायदे पर बात आती है तो अमेरिका अपने संगे, अगर देखा जाए तो सगे से सगे दोस्तों को भी बीच चौराहे पर अकेला छोड़ने में पल भर की भी देरी नहीं करता। ट्रंप की इस भड़ास और तीखी नाराजगी की सबसे बड़ी और मुख्य वजह लेबनान की धरती पर इजराइल द्वारा की जा रही अंधाधुंध और बेतहाशा बमबारी।
ट्रंप ने नेतन्याहू को नसीहत की घुट्टी पिलाते हुए कहा कि इजराइल को अपनी सैन्य कार्रवाइयों में अब थोड़ा संयम और समझदारी दिखानी होगी। उन्होंने आगाह किया कि इजराइल की ये बेलगाम मनमानी ईरान के साथ पर्दे के पीछे चल रही शांति की कोशिशों के ताबूत में अगर बात करें तो आखिरी की साबित हो सकती है। ट्रंप ने लेबनान के मौजूदा हालातों पर गहरी फिक्र जाहिर करते हुए इतिहास के पन्ने पलटते और उसके सुनहरे दौर को याद किया। उन्होंने कहा कि वही लेबनान है जो कभी मध्य पूर्व में अपने बेहतरीन डॉक्टरों, काबिल वकीलों और उच्च कोटि के शिक्षकों के लिए एक मिसाल माना जाता है। लेकिन आज यही लेबनान युद्ध के बारूदी धुएं और अपनों की लाशों के साए के सिसकने को मजबूर हो चुका है और इसकी हालत बद से बदतर हो गई। ट्रंप ने इजराइल की सैन्य रणनीति पर एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करते हुए कहा कि किसी एक दुश्मन या हिजबुल्लाह के कमांडर को मलबे में दफन करने के लिए पूरी की पूरी रिहायशी इमारत को गिरा देना कहां का न्याय। ट्रंप ने दो टुक शब्दों में कहा कि इजराइल को यह समझना होगा कि उन ऊंची इमारतों में सिर्फ हिजबुल्लाह के लोग नहीं रहते, बल्कि सैकड़ों बेकसूर और निर्दोष नागरिक भी रहते हैं जिनका इस जंग से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के इस अंतहीन खींचते जा रहे युद्ध पर अपना आपा खोते हुए कहा कि इस बर्बादी के खेल में सिर्फ मासूमे के खून की नदियां बह रही हैं। उन्होंने इजराइल को एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला मशविरा देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह से लोहा लेने का ठेका खुद पालने के बजाय ये सिरदर्दी सीरिया के मत्थे मढ़ देनी चाहिए। उनका मानना है कि सीरिया इस काम को ज्यादा मुस्तैदगी और बेहतर ढंग से अंजाम दे सकता है जिससे इजराइल इस दलदल से बाहर निकल सके। ट्रंप ने लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली फौज की ढीली रफ्तार पर भी उंगली उठाई और कहा कि ये लड़ाई जरूरत से ज्यादा लंबी खिंचती चली जा रही है। उनके मुताबिक इस कछुआ चाल और देरी की वजह से पूरे क्षेत्र में शांति बहाली के बड़े समझौते को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि इस क्षेत्रीय खींचतान का सबसे बुरा असर ईरान के साथ चल रही बेहद गुप्त और नाजुक परमाणु वार्ता पर पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने अपने बयानों में यह भी लीपापोती की कि अगर ईरान के बड़े संकट के मुकाबले लेबनान का ये विवाद महज एक छोटा सा मसला है। उन्होंने दावा किया कि लेबनान के मुद्दों पर इजराइल के साथ उनका हमेशा से एक बेहद मजबूत, सकारात्मक और अटूट रिश्ता रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी इस बात को फिर दोहराया कि अगर वो समय रहते हस्तक्षेप न करते तो इजराइल का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट चुका था। ट्रंप ने इस मौके पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की विदेश नीति की भी जमकर धज्जियां उड़ाई और उन पर तीखे हमले किए। उन्होंने ओबामा के कार्यकाल में हुए ईरान परमाणु समझौते को एक ऐतिहासिक भूल और अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी करार दिया। ट्रंप ने कहा कि ओबामा की वो नीति ईरान को रोकने के बजाय उसके लिए परमाणु बम बनाने का रास्ता साफ करने वाली साबित हो गई। इसके उलट उन्होंने अपने दृष्टिकोण की तारीफ करते हुए कहा कि उनका बनाया हुआ ढांचा ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए एक अभेद दीवार की तरह। ट्रंप ने एक पुराना किस्सा साझा करते हुए दावा किया कि इस दौर में इजरायली प्रधानमंत्री खुद चलकर वॉशिंगटन आए थे ताकि ओबामा को उस आत्मघाती समझौते को करने से रोक सके। लेकिन ओबामा ने अपने अहंकारी में अगर देखा जाए तो ओबामा ने अपने अहंकार में इजराइल की एक ना सुनी, जिसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते ही उस रद्दी के टुकड़े जैसे समझौते को फाड़कर फेंक दिया। जी हाँ, अब बात करते हैं उस बड़े खेल की जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पर्दे के पीछे खेला जा चुका है और जिसने पूरी दुनिया की हैरत में डाल दिया। सऊदी अरब की प्रतिष्ठित अगर बात करें, एक रिपोर्ट का दावा है कि उसके हाथ अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले बेहद गोपनीय और ऐतिहासिक शांति समझौते के आधिकारिक दस्तावेज की कॉपी लग चुकी है। इस लीक हुई गुप्त मुस्तैदे अगर बात करें तो मसूदे ने साफ कर दिया है कि जो अमेरिका कल तक ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा नासुर और विलेन घोषित करता था, आज वही अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। इस गुप्त समझौते के तहत मध्य पूर्व की धरती पर दशकों से जारी जंग और खून खराबे को हमेशा के लिए दफन करने की एक मुकम्मल और विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस महासमझौते पर आने वाले शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर दोनों देशों के शीर्ष प्रतिनिधि मंडल आधिकारिक तौर पर दस्तखत करने जा रहे हैं। दुनिया का हर देश और हर रक्षा विशेषज्ञ इस समय ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर
इस महासौदे के भीतर ऐसा क्या छुपा है जिसे अब तक दुनिया की नजरों से दूर रखा गया है। यानी कि एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि समझौते के 10 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर देखा जाए तो अमेरिका के साम्राज्यवादी घमंड की हवा निकलती साफ दिखाई देती है। इस लीक ड्राफ्ट से पहले ही बिंदु में यह साफ तौर पर दर्ज किया गया है कि लेबनान समेत मध्य पूर्व के जितने भी मोर्चे हैं वहां जारी तमाम लड़ाइयों को तुरंत प्रभाव से और हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही इस सौदेबाजी की शर्तों में ईरान पर सालों से थोपे गए आर्थिक प्रतिबंधों में बड़ी ढील देना और विवादित क्षेत्रों से अमेरिकी सैनिकों की सम्मानजनक विदाई शामिल है। अमेरिकी कूटनीति की लाचारी का आलम यह है कि जो देश अपनी नौसेना की धौंस दिखाकर दुनिया के समुद्री व्यापार को नियंत्रित करता था वो अब ईरान के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुका है। समझौते के तहत अमेरिका ईरान के खिलाफ की गई अपनी तमाम नौसैनिक नाकेबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाएगा और ईरानी समुद्री रास्तों में किसी भी तरह की दखलंदाजी बंद करेगा। दस्तावेज में यह भी साफ तौर पर लिखा है कि जैसे इस अंतिम शांति समझौते पर दोनों देशों के दस्तखत होंगे यानी कि सिग्नेचर होंगे, उसके ठीक एक महीने के भीतर अमेरिकी सेना को उस पूरे इलाके से अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा। यानी कि कल तक जो अमेरिका पूरी तरह में लोकतंत्र और मानवाधिकार का ढिंडोरा पीटकर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में उंगली करता था, आज उसकी हैकड़ी पूरी तरह गुम हो चुकी है। यानी कि समझौते के तीसरे बिंदु के मुताबिक अमेरिका और ईरान एक दूसरे की संप्रभुता, अखंडता और क्षेत्रीय सीमाओं का पूरा सम्मान करने के लिए बाध्य होगा। दोनों देश इस बात की लिखित गारंटी दे रहे हैं कि वो भविष्य में कभी भी एक दूसरे के घरेलू और अंदरूनी मामलों में अपनी टांग नहीं लड़ाएंगे। इस भारी भरकम अमेरिकी सरेंडर के अगर बात करें तो एवज में ईरान भी एक महीने के भीतर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समुद्री रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह से बहाल कर देगा। लेकिन इस पूरे समझौते का जो पांचवा बिंदु है वो अमेरिका के गाल पर किसी अंतरराष्ट्रीय तमाचे से कम है जिसने वॉशिंगटन की हैकड़ी को मलबे में मिला दिया। इस फ्रेमवर्क के तहत ईरान के पुनर्निर्माण और उसकी अर्थव्यवस्था को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। इसके लिए खुद अमेरिका और उसके कुछ क्षेत्रीय पिच लघु सहयोगी देश मिलकर ईरान के खजाने में कम से कम 300 अरब डॉलर की भारी भरकम राशि डालें। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान इस विशाल धनराशि को ध्यान और दुनिया के सामने किसी खैरात या मदद के रूप में नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा किए गए युद्ध के खर्चाने और जुर्माने के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका को मध्य पूर्व में अपनी दादागिरी और गलतियों के बदले अब अरबों डॉलर की पेनल्टी भरनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, जैसे ये समझौता पूरी तरह से जमीन पर लागू होगा, ईरान पर सालों से लगे अमेरिका के तमाम कड़े और दम घोटू प्रतिबंध ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। इन प्रतिबंधों की फेहरिस्त में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा थोपे गए कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध भी शामिल हैं। अमेरिका इन सभी प्रतिबंधों को पलक झपकते ही वापस लेने और ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राजी हो गया है। इस समझौते के प्रभावी होते ही ईरान के कच्चे तेल के निर्यात पर लगी तमाम पाबंदियों इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी और उसे अपने तेल को दुनिया के किसी भी कोने में बेचने की खुली छूट मिल जाएगी। ईरान को वैश्विक बैंकिंग प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय बीमा सेक्टर और ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क तक बिना किसी रोक-टोक के सीधी और निर्बाध पहुंच मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा अमेरिका को उसके यूरोपीय सहयोगियों के बैंकों में सालों से फ्रीज के रखी गई, अगर देखा जाए तो फ्रीज करके जो रखी गई थी ईरान की अरबों डॉलर की संपत्तियों को तुरंत बिना किसी शर्त के रिलीज किया जाएगा। हालांकि खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले अमेरिका ने अपनी थोड़ी बहुत लाज बचाने के लिए समझौते में ईरान से एक लिखित वादा जरूर लिया। ईरान ने इस दस्तावेज में ये प्रतिबद्धता जताई है कि वो भविष्य में कभी भी अपने देश में परमाणु हथियारों का निर्माण या उनका विकास नहीं करेगा। दोनों देश इस बात पर भी राजी हुए हैं कि संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक और परमाणु कार्यक्रम से जुटे जितने भी पैच
उन पर अंतिम समझौते में विस्तार से बातचीत की जाएगी। जब तक इस महाडील की आखिरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक ईरान अपने परमाणु रिएक्टरों और कार्यक्रमों पर मौजूदा स्थिति यानी कि यथा स्थिति बनाए रखने का पालन करेगा। इस समझौते को पूरी तरह से जमीन पर उतारने और भविष्य में कोई भी देश एक दूसरे की पीठ में छुरा ना खोप ना सके, इसके लिए एक मजबूत कार्यवहन तंत्र और अगर देखा जाए तो निगरानी कमेटी भी बनाई जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया के सामने अमेरिका के दोहरे चरित्र और उसकी कूटनीतिक लाचारी को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। अमेरिका एक तरफ तो इजराइल की ढाल बनने का नाटक करता है और दूसरी तरफ अपनी गिरती अर्थव्यवस्था और सेना को बचाने के लिए ईरान के सामने गुपचुप तरीके से समझौते की भीख मांगता है। यानी कि सुपर पावर की इस गिरगिट की तरह रंग बदलने की नीति और मध्य पूर्व के इस नए समीकरण ने आने वाले वक्त के लिए एक नए वैश्विक बदलाव का बिगुल फूंक दिया। इस बड़े कूटनीतिक ड्रामे की गहराई को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को भी पलटना होगा जहां अमेरिका ने हमेशा खुद को दुनिया का सबघोषित ठेकेदार माना है। वॉशिंगटन की नीति हमेशा से यही रही है कि वो दुनिया भर के देशों को अपने इशारों पर नचाए, लेकिन जब खुद की जमीन खिसकने लगती है तो वो घुटने टेकने पर जरा भी देर नहीं करता। इस बार भी ईरान के मामले में यही हुआ। जो अमेरिका कल तक ईरान के खिलाफ कड़े से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की वकालत करता था, आज वही अमेरिका जिनेवा की मेज पर बैठकर एक एक बिंदु पर ईरान की शर्तें मानने के लिए मजबूर हो गया। ये वैश्विक कूटनीति के इतिहास में अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक सरेंडर माना जा रहा है। यानी कि सऊदी मीडिया का यह दावा सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर पलटने वाले उस पासे की कहानी है जो ये बताती है कि ताकत का गुमान हमेशा नहीं रहता। ट्रंप का G7 के मंच पर यह कहना कि मेरे बिना इजराइल नहीं होता, उसके अंदर छिपे इसी साम्राज्यवादी अहंकार को दर्शाता है। लेकिन विडंबना देखिए कि एक तरफ वो इजराइल के वजूद का सहरा अपने सिर बांध रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी अपनी ही सरकार ईरान जैसी क्षेत्रीय ताकत के सामने $300 अरब का भारी भरकम जुर्माना भरने की तैयारी कर रहा। इसे कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अमेरिका का यही दोहरा मापदंड आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। इस गोपनीय दस्तावेज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें अमेरिकी सैनिकों की मध्य पूर्व से पूरी तरह विदाई का समय तय किया गया है। हस्ताक्षर होने के ठीक 1 महीने भीतर अमेरिकी फौज को उस पूरे इलाके को खाली करना होगा जिसे उन्होंने दशकों से अपनी सैन्य छावनी बना रखा था। यह उस अमेरिकी सैन्य वर्चस्व के अंदर की शुरुआत है जिसके दम पर वॉशिंगटन पूरी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था। ईरान ने बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ अपनी कूटनीतिक दृढ़ता और रणनीतिक सब्र के बल पर अमेरिका को क्षेत्र से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह मध्य पूर्व के इतिहास में एक नया अध्याय है, यानी कि जहां अब फैसले वॉशिंगटन में नहीं बल्कि क्षेत्रीय ताकतों के बीच तय होंगे। इतना ही नहीं, इस समझौते ने इजराइल के भीतर भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू जो हमेशा अमेरिका के आंख मूंदकर समर्थन करने के भरोसे अपनी आक्रामकता नीतियां बनाते थे, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ट्रंप ने उन्हें सारेआम क्रेजी कहकर ये साफ संदेश दे दिया है कि अमेरिका इजराइल के हर पागलपन की कीमत चुकाने के मूड में नहीं रहा। लेकिन लेबनान पर जिस तरह से इजराइल अंधाधुंध हमले कर रहा था, उसने अमेरिका की वैश्विक साख को बट्टा लगा दिया। और यही वजह है कि अब ट्रंप को भी नेतन्याहू को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। यह इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात और साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में वैश्विक ऊर्जा बाजार की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दोबारा खुलने और ईरान की कच्चे तेल पर से प्रतिबंध हटने के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। ईरान जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, जब पूरी क्षमता के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लौटेगा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। अमेरिका को भी इस बात का एहसास था कि ईरान को लंबे समय तक वैश्विक बैंकिंग और शिपिंग सिस्टम से दूर रखना खुद उसके और उसके यूरोपीय सहयोगियों के लिए आत्मघाती साबित हो रहा था। इसलिए देर से ही सही उसे अपनी गलती माननी पड़ी। यानी कि इस महासमझौते के लागू होने के बाद मध्य पूर्व में शांति की एक नई उम्मीद जरूर जागी, लेकिन इसके साथ ही कई नए सवाल भी खड़े हो गए। क्या इजराइल अमेरिका के इस फैसले को आसानी से स्वीकार कर पाएगा?
क्या नेतन्याहू लेबनान और हिजबुल्ला के खिलाफ अपनी जंग को रोकने के लिए तैयार होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका वाकई अपनी सेना को वापस बुलाकर मध्य पूर्व में अपनी दखलंदाजी हमेशा के लिए खत्म कर देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त के गर्भ में छुपे हैं। लेकिन इतना तो तय है, जिनेवा में होने वाले हस्ताक्षर के बाद दुनिया की राजनीति पहले जैसी नहीं रहेगी। महाशक्तियों का ये खेल अब एक बेहद दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वॉशिंगटन अक्सर खुद को शांति का मसीहा बताता है, लेकिन इस नए सौदे ने उसकी खोखली नीतियों का ढोल पीट दिया है। कूटनीति के बाजार में अगर देखा जाए तो अमेरिका अब उस मुकाम पर आ चुका है जहां उसे अपने वजूद और अपने हितों को बचाने के लिए पुरानी दुश्मनों के आगे अगर देखा जाए तो नतमस्तक होना पड़ रहा है। जो देश कल तक ईरान के आर्थिक तंत्र को तबाह करने का दावा करता था, आज वही देश उसके पुनर्निर्माण के लिए अपनी तिजोरी का मुंह खोलने के लिए तैयार हो गया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए, जहां कल का शोषक आज हर्षाना भरने पर है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की हालत इस समय खिस्तियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो चुकी है। नेतन्याहू ने जिस तरह से पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की आग में धकेलने की जिद पाल रखी है, उस पर अब उनके सबसे बड़े आका ने ही पानी फेर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस कड़े बयानों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब इजराइल की हर नासमझी की कीमत अपने सैनिकों के खून और अपनी अर्थव्यवस्था की तबाही से चुकाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये नेतन्याहू की कूटनीतिक हार का सबसे बड़ा परिणाम है कि उन्हें सरेआम एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान नसीहतें सुननी पड़ रही हैं। इसके अलावा इस लीक हुए दस्तावेज ने यूरोपीय देशों की कूटनीति को भी बड़े कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो यूरोपीय देश हमेशा वॉशिंगटन के इशारों पर अपनी विदेश नीतियां तय करते थे, उन्हें अब समझ आ रहा है कि वो इस नए समीकरण पर क्या प्रतिक्रिया दें। कल तक जो देश ईरान से व्यापार बंद करने की वकालत कर रहे थे, आज वो खुद इस बात की तैयारी में जुट गए हैं कि किस तरह ईरान के तेल बाजार में दोबारा अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। अमेरिका के इस पलटीमार राजनीति ने उसके तमाम पश्चिमी पिच लघु देशों को भी गहरे असमंजस में डाल दिया, यानी कि वैश्विक स्तर पर इस समझौते के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव इतने गहरे होंगे कि आने वाले कई दशकों तक दुनिया की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। ईरान का वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से लौटना चीन और रूस जैसे देशों के लिए भी एक बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह है, जिन्होंने हमेशा ईरान का साथ दिया। वॉशिंगटन की ये मजबूरी साफ दर्शाती है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही बल्कि बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था ने पूरी तरह से अपने पैर पसार लिए हैं, जहां अमेरिका की धोस अब बेअसर साबित हो रही है। इस पूरे परिदृश्य में सीरिया को लेकर ट्रंप का बयान भी कम चौंकाने वाला है। उन्होंने जिस तरह से हिजबुल्ला के संकट को सीरिया के भरोसे छोड़ने की बात कही है, वो ये दिखाता है कि अब अमेरिका इस दलदल से पीछे छुटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सीरिया जो खुद सालों से गृह युद्ध और अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा था, उसे अब ट्रंप एक बेहद संकट मोचक के रूप में देख रहे हैं। ये कूटनीति लाचारी का सबसे नायाब उदाहरण है कि जिस देश को तबाह करने में अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उसी से मदद की उम्मीद की जा रही है। लेबनान के आम नागरिक जो पिछले कई महीनों से इजरायली बमबारी के साए में जीने को मजबूर थे, उनके लिए शायद ये समझौता एक बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। लेकिन इस तबाही की भरपाई कौन करेगा, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। अगर देखा जाए तो ट्रंप ने भले ही इमारतों के गिराए जाने पर घड़ियाली आंसू बहाए हैं, लेकिन सच तो ये है कि इन विनाशकारी हथियारों की सप्लाई खुद अमेरिका ने ही इजराइल को की। आज जब पानी सिर से ऊपर निकल गया, तब जाकर वॉशिंगटन को बेकसूर डॉक्टरों, वकीलों और शिक्षकों की याद सताने लगी। यानी कि अगर देखा जाए तो इस गुप्त समझौते के सामने आने के बाद वॉशिंगटन के भीतर भी राजनीतिक घमासान मचने की पूरी आशंका है। ट्रंप के विरोधी इस समझौते को अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक हार और घुटने टेकने की नीति करार दे रहे हैं। 300 अरब डॉलर की भारी भरकम राशि, जिसे ईरान युद्ध के हर्षाने के रूप में प्रचारित कर रहा है, वो अमेरिकी करदाताओं के पैसों पर एक बड़ा ढाका है। इस फैसले के बाद अमेरिका के भीतर राष्ट्रपति की नीतियों को लेकर तीखे सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ये विवाद और गहरा सकता है। लेकिन कूटनीति की माहिर खिलाड़ियों का मानना है कि ट्रंप ने कदम बहुत सोच समझकर उठाया है, ताकि अमेरिका को एक और लंबे और अंतहीन युद्ध में फंसने से बचाया जा सके। अमेरिकी सेनाएं पिछले कई सालों से मध्य पूर्व के विभिन्न मोर्चे पर भारी नुकसान झेल रही हैं और वैश्विक स्तर पर अमेरिका का सैन्य दबदबा लगातार कमजोर हो रहा है। इस समझौते के जरिए ट्रंप ने भले ही अपनी थोड़ी बहुत किरकिरी कराई हो,
लेकिन उन्हें अपनी सेना को एक बड़े विनाश से सुरक्षित निकाल दिया है, जिसे वो अपनी एक बड़ी कूटनीतिक चाल के रूप में देख रहे हैं। यानी कि ईरान की कूटनीतिक समझ की भी दाद देनी होगी, जिसने बिना अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं से पूरी तरह समझौता किया, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया, प्रतिबंधों का पूरी तरह हटना और विदेशों में अगर देखा जाए तो जब्त पड़ी संपत्तियों का वापस मिलना ईरान के नए आर्थिक पुनरुद्धार की शुरुआत होगी। ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर रणनीतिक सब्र और कूटनीतिक दृढ़ता मजबूत हो तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को भी मेज पर आने के लिए विवश किया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दोबारा खुलना पूरी दुनिया के व्यावहारिक जहाजों के लिए किसी वर्तमान अगर देखा जाए तो वरदान से कम नहीं है। वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है और पिछले कुछ समय से जारी तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को बाहरी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस रास्ते के सुरक्षित होने से न सिर्फ तेल की कीमतें स्थिर होंगी बल्कि वैश्विक व्यापार को भी एक नई गति मिलेगी, जिसका सीधा फायदा कई विकासशील देशों को पहुंचेगा। यानी कि इजराइल के भीतर इस समय हताशा का माहौल साफ देखा जा सकता है, क्योंकि नेतन्याहू की पूरी सैन्य रणनीति इस समय ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है। जो अमेरिका कल तक इजराइल के हर कदम का आंख मूंद कर अगर देखा जाए तो समर्थन कर रहा था, जिससे अमेरिका ने इजराइल के चिर प्रतिद्वंदी ईरान के साथ हाथ मिला लिया है। ऐसे कूटनीति की भाषा में सबसे बड़ा विश्वासघात कहा जा सकता है, लेकिन सच तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केवल और केवल राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होते हैं, भावनाएं नहीं। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद मध्य पूर्व के सुरक्षा समीकरण भी पूरी तरह से बदलने वाले हैं। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों को भी अब अपनी विदेश नीतियों के बड़े बदलाव करने होंगे, क्योंकि वो अब तक अमेरिकी सुरक्षा छतरी के भरोसे पर रणनीतियां तैयार करते थे। जब अमेरिकी सेनाएं एक महीने के भीतर इस क्षेत्र में पूरी तरह हट जाएंगी तो इन देशों को क्षेत्रीय स्तर पर नए गठबंधन और संतुलन तलाशने होंगे, जिससे इस इलाके में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत होगी। बराक ओबामा की नीतियों पर ट्रंप का हमला ये भी दर्शाता है कि अमेरिका के भीतर आंतरिक राजनीतिक खींचतान किस कदर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित करती है। एक राष्ट्रपति जो समझौता करना चाहता है, दूसरा आकर उसे रद्दी का टुकड़ा बता देता है और फिर कुछ सालों बाद उसी समझौते को नए रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। अमेरिका की इसी अस्थिर और अविश्वसनीय नीति के कारण दुनिया भर के देश वॉशिंगटन के वादों पर भरोसा करने से कतराने लगे, जो उसकी घटती साख का एक बड़ा कारण है। इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़ा सबक यही है कि ताकत का घमंड कभी भी स्थायी नहीं रहता और कूटनीति की मेज पर हमेशा व्यवहारिक हितों की ही जीत होती है। अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने और ईरानी जल क्षेत्र से दूर रहने का जो फैसला किया है वो साफ करता है कि महाशक्तियां भी सीधे टकराव से डरने लगी हैं। युद्ध की विभीषिका और उसके आर्थिक नुकसान से सुपर पावर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शांति समझौता ही अपनी साख बचाने का आखिरी रास्ता है। जिनेवा में होने वाले शुक्रवार के हस्ताक्षर पर अब पूरी दुनिया की नजरें है, क्योंकि उस दिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नए अध्याय की आधिकारिक शुरुआत हो जाएगी। लीक हुआ ये दस्तावेज अगर पूरी तरह से हूबहू लागू होता है तो ये वॉशिंगटन के साम्राज्यवादी इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ और राजनीतिज्ञ इस बात का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं कि समझौते के बाद वैश्विक मंच पर शांति का संतुलन किस देश के पक्ष में झुकेगा। लेकिन आखिर में डोनाल्ड ट्रंप की कतर के अमीर के साथ हुई बातचीत और देखा जाए तो सनसनीखेज खुलासे ने यह साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पर्दे के सामने जो दिखता है, पर्दे के पीछे की हकीकत उससे कोसों दूर होती है। एक तरफ मंचों से इजराइल के साथ खड़े होने के खोखले वादे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ बंद कमरों में दुश्मनों के साथ अरबों डॉलर के सौदे किए जाते हैं। अमेरिका की इसी ढुलमुल रवैये और गिरगिट की तरह रंग बदलने की आदत ने आज उसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसे अपनी साख बचाने के लिए हर इशारा तक भरना पड़ रहा है। इस विशेष विश्लेषण के में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए हमारा एक खास शो विश्व। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।